हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जो नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर 1 का, दैट इज़ रिसोर्सेज जो हम पढ़ने वाले थे, लैंड रिसोर्सेज एंड सॉइल रिसोर्सेज, आज हम उधर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बता चुकी हूँ कि रिसोर्सेज ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन बीइंग की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हमने कुछ रिसोर्सेज एनलिस्ट किए हुए थे, जैसे कि लैंड था, सॉइल था, वाटर था। तो अभी हम फ़िलहाल इस चैप्टर में सिर्फ हम 2 रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ लैंड रिसोर्स एंड सॉइल रिसोर्स। आगे के चैप्टर में हम वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, इन सब के भी बारे में पढ़ेंगे। फ़िलहाल अभी हम इस चैप्टर के पार्ट सेकेंड में लैंड और सॉइल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लैंड एज नेचुरल रिसोर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो लैंड जो है वो नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है। जैसे सपोज़ हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हमें रोडवेज़ चाहिए हैं, रोडवेज़ चाहिए हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? लैंड। तो लैंड एज ए नेचुरल रिसोर्स हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, हमारे नीड के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, है ना। तो हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो लैंड के थ्रू भी कंडक्ट होती हैं। अब पर इसकी लिमिटेशन क्या है? अब ये मैंने आपको बताया था जितने भी रिसोर्सेज हैं, तो जो कुछ ना कुछ जो फाइनाइटली अवेलेबल हैं, कुछ तो रिन्यूएबल होते हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल होते हैं। तो जो लैंड रिसोर्सेज हैं वो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि फाइनाइट अवेलेबल हैं, वो एक फ़िक्स क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारी अर्थ में, है ना। तो एक फ़िक्स क्वांटिटी में है कि जितना अर्थ का पार्ट है उसमें कुछ ही लैंड अवेलेबल है, बाकी तो आपका वाटर अवेलेबल है ना। तो अब जो लैंड है उसमें हम इंडिया के लैंड की बात करें, तो अगर हम इंडिया का मैप जस्ट बनाएं, एक रफ, तो आप इमेजिन कर लीजिए, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंडिया का मैप है ना। तो अब ये इंडिया के मैप के जो ये लैंड है, ये पूरा हमारा ये इंडिया का लैंड है। तो अब इस लैंड में अलग अलग टाइप के फीचर्स हैं, मतलब अलग अलग टाइप के लैंड्स हैं। जैसे कि माउंटेन्स हैं, कहीं कहीं प्लेट्यूज़ हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं आइलैंड है। आइलैंड हमारा इधर अंडमान निकोबार है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो अब माउंटेन्स हैं, सपोज़ यहाँ पे हिमालयन रेंज है, ये माउंटेन्स हो गया। फिर इधर प्लेन्स हो जाता है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स हो जाता है। इधर हमारा डेज़र्ट एरिया है, ये हमारा प्लेट्यू एरिया है ना। तो ये जो है फीचर्स होते हैं लैंड के। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, आइलैंड, ये सारे फीचर्स हैं, ये अलग अलग टाइप के लैंड हैं। जिसमें कि इंडिया में 43% ऑफ प्लेन्स हैं जो कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है। माउंटेन्स 30% हैं, जिसके कारण रिवर फ्लो रहता है, टूरिज़्म सपोर्ट करता है और इकोलॉजिकल बैलेंस होता है। और जो लास्ट फीचर है वो प्लेट्यूज़ है, जो कि जिसमें मिनरल्स, हमें फॉसिल फ्यूल्स और बहुत सारे फॉरेस्ट मिलते हैं। और जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि माउंटेन्स अवेलेबल हैं, प्लेन्स अवेलेबल हैं, डेज़र्ट है, प्लेट्यूज़ हैं, आइलैंड है, ये तो बहुत सारे टाइप ऑफ लैंड्स अवेलेबल हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में है। अब हम लैंड यूटिलाइजेशन की बात करते हैं कि लैंड जो है हमारे जितने भी लैंड टाइप ऑफ लैंड अवेलेबल है वो किस किस चीज़ों के लिए अवेलेबल है। तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द लैंड में हमारा क्या है? फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट लगे हुए हैं। दूसरा, कुछ ऐसे लैंड हैं जो कि कल्टीवेशन मतलब एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड हम चीज़ें कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़, है ना। तो वो नहीं कर सकते उस लैंड में, तो उसको हम क्या कहते हैं? बैरन या वेस्टलैंड, है ना। और कुछ लैंड में हमने बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज़ बना ली हैं जो कि
कल्टीवेशन हम उधर नहीं कर सकते, तो ये हमारे लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन हो गए। कुछ ऐसे लैंड कैटेगराइज्ड हैं। फिर थर्ड कैटेगरी है लैंड की, जो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है ना, जो कि हम ग्रेजिंग फील्ड हैं, जैसे ग्रेजिंग लैंड है जहाँ पे हमारे जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं वो चारे वगैरह खाने के लिए जाते हैं। देन कुछ लैंड हैं जो कि ट्रीज़, क्रॉप और ग्रोव्स के लिए यूज़ होते हैं, है ना। और कुछ कल्टिवेबल वेस्ट लैंड है जो कि मतलब कल्टीवेट तो हम कर सकते हैं पर अभी हमने उसको यूज़ ही नहीं किया हुआ है। फॉलो लैंड का मतलब क्या होता है? फॉलो लैंड में भी दो टाइप की होती हैं, करंट फॉलो लैंड और अदर देन करंट फॉलो लैंड। फॉलो लैंड में मतलब कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हो रहा है, मतलब इसमें हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं पर हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो करंट फॉलो लैंड का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। एग्रीकल्चर ईयर का मतलब क्या है कि सपोज़ हमने जनवरी में एक क्रॉप ग्रो किया, है ना, फिर उसके बाद फिर अगेन हमें क्या कहते हैं, नेक्स्ट जनवरी में वो हमें फिर से वो क्रॉप ग्रो करना है। तो वो एक पूरा ड्यूरेशन बिटवीन द 2 जनवरीज़ अलग अलग साल में वो एक पूरा एग्रीकल्चर ईयर होता है ना। तो अगर हमने उस लैंड, कोई एक लैंड है जो हमने उसमें कोई भी उसके बीच में कोई कल्टीवेशन नहीं किया, सपोज़ यहाँ पे जैन में एक हमने क्रॉप किया, हम क्या है कि मई जून में भी कोई और क्रॉप कर सकते थे कल्टीवेट, पर हमने नहीं किया, तो वो ऐसे क्या हो जाएंगे, करंट फॉलो लैंड हो गए। अदर करंट फॉलो लैंड का मतलब क्या है कि जो 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर तक अनकल्टिवेटेड हुए, मतलब ऐसे ही नेक्स्ट और एक से ज़्यादा 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर तक हमने उस लैंड पे कल्टीवेशन नहीं किया, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं करी हैं, वो अदर देन करंट फॉलो लैंड हो गया। अब नेट सोन एरिया क्या होता है? नेट सोन एरिया ये है कि एक फ़िज़िकल एरिया है, लैंड का एक फ़िज़िकल एरिया है जहाँ पे हमने क्रॉप को सो किया है, मतलब बोया है और हार्वेस्ट किया है, कम से कम एक बार एक साल में, है ना। उस एरिया को हम कहते हैं नेट सोन एरिया, मतलब उस लैंड में हमने क्रॉप को कल्टीवेट किया है, तो कम से कम एक बार एक साल में। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब क्या है कि जो नेट सोन एरिया है प्लस द एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर। तो नेट सोन ग्रॉस में क्या होता है कि जो हमारा नेट सोन एरिया तो आ ही रहा है, जो कि हमने जो भी फिज़िकल एरिया हमने कम से कम एक बार यूज़ किया है, और उसके साथ जो हमने एक बार से ज़्यादा यूज़ किया है एरिया, उसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, है ना। तो ये हो जाता है हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये है कल्टीवेबल लैंड है, ये फॉरेस्ट एरिया है। लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न्स हमने कैसे कहते हैं कि यहाँ पे कल्टीवेशन लैंड है, ये फॉरेस्ट है, ये कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर लिए। फॉलो लैंड मैंने बताया था कि हम इधर कल्टीवेशन तो कर सकते हैं पर हम कर नहीं रहे हैं, इधर हम पर कर नहीं रहे हैं, है ना। अब लैंड यूज़ पैटर्न है इंडिया में क्या कैसे फॉलो होता है वो देखना है, आपके बुक में दिया हुआ है। तो लैंड यूज़ पैटर्न हमें देखना है कैसे क्या होता है। तो हम क्या फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी लैंड को यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इंडिया के लैंड में माउंटेन्स हैं, आइलैंड हैं, प्लेन हैं, प्लेट्यूज़ हैं, तो हम ये अलग अलग टाइप के लैंड हैं। अब हमें देखना है कि कौन सा लैंड हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, सब इसमें से 2 फैक्टर्स हैं, एक फ़िज़िकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर। फ़िज़िकल फैक्टर में जो कि हम फिज़िकली सामने देख सकते हैं, उसको एनालाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहला टोपोग्राफी की वो यही चीज़ है कि वो माउंटेन है या फिर प्लेन है या प्लेट्यू है ना।
तो ये टोपोग्राफी, ये इसका मतलब होता है कि ये टोपोग्राफी रिप्रेजेंट करता है कि ये इसका रिलीफ कैसा है। फिर क्लाइमेट कैसा है भाई, अब माउंटेनियस है, जैसे हमारे हिमालय में माउंटेन रीजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडी रहती है उधर, तो उधर हम हर टाइप की वेजिटेशन, हर टाइप का चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते उस लैंड में, है ना। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, तो उधर हम क्लाइमेट एक दूसरा फैक्टर होगा। फिर सॉइल टाइप कैसा है, अब माउंटेनियस रीजन में जो है सॉइल होती है वो माउंटेनियस टाइप की सॉइल होती है ना। तो उधर हम कैसे हम लैंड को यूज़ कर सकते हैं, हम किसी बिल्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये देखते हैं हम फिज़िकल फैक्टर में। ह्यूमन फैक्टर क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। अब किसी भी लैंड में, अब हम हिमालय का ही एग्जांपल अगर ले रहे हैं, तो हिमालय में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उस जगह में लोग बहुत कम हैं, है ना। तो हम वो देखेंगे कि ह्यूमन कितने अवेलेबल हैं, उधर कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है, कल्चर क्या है, उधर के ट्रेडिशंस क्या हैं, ये ह्यूमन फैक्टर्स में आ जाएगा। अगर हम देखेंगे किसी भी लैंड को कैसे तरह यूज़ कर सके, तो लैंड यूज़ करने के दो फैक्टर्स होते हैं, एक फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स, जो कि फर्दर क्लासीफाई करे गए हैं टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप में। और ह्यूमन है पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड ट्रेडिशन। अब जो लैंड एरिया है और हमारा डेटा कवरेज है इंडिया में, वो कैसा क्या है। अब जो इंडिया का टोटल लैंड है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें कि लैंड यूज़ डेटा है वो 93% ऑफ द एरिया है, ठीक है। तो जो हमने निकाला है कि जो हमारा इंडिया का लैंड है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, तो जो इसमें लैंड यूज़ डेटा जो है हमने मोस्टली 93% ऑफ द एरिया रखा है। अभी भी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और कुछ जम्मू कश्मीर की जो एरिया हैं वो फुल्ली सर्वे नहीं हुए हैं, है ना। अब इसमें भी हमने लैंड को कैसे डिवाइड किया है, फॉरेस्ट कवर में, कुछ वेस्ट और नॉन एग्रीकल्चर लैंड में। फिर उसके बाद दो तरीके से हमने डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले है फॉरेस्ट कवर। अब हमने कुछ लैंड में, हम यहाँ पे फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर की अगर बात करें, तो कुछ फॉरेस्ट कवर हैं जो कि परमानेंट पास्चर हैं, है ना। तो उसमें क्या हुआ है कि पास्चर लैंड में कुछ कमी आई हुई है जो कि अफेक्ट करती है लार्ज कैटल पॉपुलेशन को, क्योंकि वो फीड नहीं कर पा रही है ना। Current forest area is below the desired 33% of the geographical area as per the National Forest Policy 1952। तो जो अभी करंट फॉरेस्ट एरिया है हमारा वो बहुत कम है, 33% जो भी डिटरमाइन एक लेवल है उससे कम है ना। क्रूशल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सपोर्टिंग फॉरेस्ट डिपेंडेंट लाइवलीहुड। अब जो फॉरेस्ट कवर हैं हमारे उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए और फॉरेस्ट डिपेंडेंट लाइवलीहुड के लिए। अब दूसरे टाइप के लैंड हैं जो कि वेस्ट और नॉन एग्रीकल्चर लैंड हैं, जहाँ पे हमने उसको क्या, ये किसके अंडर आ जाते हैं, ये बैरन लैंड है, एरिड रीजन है, डेजर्ट एरियाज़ हैं, ये वेस्ट और नॉन एग्रीकल्चर लैंड में है। और जो कुछ लैंड है जहाँ पे सेटलमेंट है, लोग रह रहे हैं, रोड्स बना दिए हमने, रेलवेज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं एक्सेट्रा, ये अलग टाइप के लैंड है। तो बेसिकली लैंड को भी हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया है, एक फॉरेस्ट एरिया है ना, और दूसरा है हमने जो कमर्शियल और अदर पर्पस के लिए है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने कैटेगराइज करा है लैंड यूज़ का, कि ये फॉरेस्ट का 18.11% है, देन बैरन लैंड है, देन एरिया सोन, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़ है, फिर परमानेंट पास्चर्स है, और ये मिसलेनियस है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे कल्चरल वेस्ट लैंड है, फालो लैंड है, ये करंट फ्लोन है, और नेट सोन एरिया। तो मतलब जितना भी हमारे इंडिया में लैंड है हमने इन कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया है, और ये सारे जो परसेंटेज डेटा अवेलेबल है, तो ये 1966 to 61 का है, ये 2014 to 15 का है, ये लेटेस्ट डेटा है।
अब भैया हमने तो जो लैंड यूज़ किया हमने बता दिया कि उसको कैटेगराइज किया है फॉरेस्ट लैंड में और जो कॉमर्शियल पर्पस में लैंड में हमने उसको कैटेगराइज कर दिया है। पर अब क्या है कि लैंड रिसोर्स है और हम जैसे ही रिसोर्स आया तो उसका ह्यूमन बींग्स के द्वारा डिग्रेडेशन होना चालू हो गया। तो अब हम देखेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन और फिर कंजर्वेशन मेजर्स क्या क्या होते हैं। अब हमें पता है कि लैंड बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे फूड के लिए, शेल्टर के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए, क्लोथिंग के लिए, है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर ह्यूमन बींग ने इसको भी इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया हुआ है, इम्प्रॉपर यूज़ किया हुआ है ना। तो इम्पोर्टेंस इसकी आपको पता है कि क्या क्या है, पर हमें अब इसको क्या करना है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जिसको हमने अभी अपने प्रेजेंट नीड के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है। तो ये एक शेयर्ड रिसोर्स है जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए है ना। अब लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूस एक्सप्लॉयटेशन विदाउट प्रॉपर कंजर्वेशन लीड्स टू डिग्रेडेशन और लॉस ऑफ लैंड प्रोडक्टिविटी इम्पैक्टिंग सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। कि हम कंटिन्यूसली लैंड का एक्सप्लॉयटेशन तो करे जा रहे हैं, हम उसमें फर्टिलाइज़र लगा रहे हैं, हम उसमें कंक्रीट जंगल्स बनाते जा रहे हैं। तो हम अगर प्रॉपर कंजर्वेशन नहीं, हम प्रॉपर प्लानिंग के कारण के साथ नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारी लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। मतलब एक अगर सपोज़ एग्रीकल्चर लैंड है, हमने उसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करते जा रहे तो एक टाइम के बाद वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं रह जाएगा। तो ये उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, सोसाइटी और एनवायरनमेंट दोनों को इम्पैक्ट कर रहा है। अब ह्यूमन कॉजेज़ क्या क्या हैं, ह्यूमन के द्वारा क्या क्या काम किए जा रहे हैं जिसके कारण हमारा लैंड डिग्रेड हो रहा है। तो सबसे पहले है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि कटिंग ऑफ ट्रीज, है ना। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, कटिंग ऑफ ट्रीज़। तो ये हमेशा हमने अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए, माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए हमने डिफॉरेस्ट कर दिया है, सारे ट्रीज़ को हटा दिए हैं। देन ओवर ग्रेजिंग। अब कहीं कहीं जो कैटल हैं और जो भी लाइव स्टॉक एनिमल हैं, हमने उनको क्या है कि जो भी हमारे कल्टिवेबल लैंड थे उधर क्या कर दिया, ओवर ग्रेस करवा दिया। उनको बोल दिया कि भैया तुम जाओ उधर फीड करो। तो उसकी जो लैंड की क्वालिटी है बहुत ख़राब हो गई, स्पेशली इन द गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र रीजन। फिर हमने माइनिंग और क्वारिंग के लिए हमने लैंड को माइन किया, हमने खोदा, हमने जहाँ जो कि क्या कर दिया कि स्कार्स और ओवरबर्डन साइट्स हमने बना दी, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। फिर ओवर इरिगेशन कर दिया। ओवर इरिगेशन से क्या हो गया कि वाटर लॉगिंग, पानी भर गया एक जगह, है ना। सॉइल की जो सैलिनिटी है, जो सॉइल में सॉल्ट का कंटेंट है वो बढ़ गया, सॉल कंटेंट बढ़ गया, जिसके कारण वो क्या हो गया, एग्रीकल्चर लैंड फेवरेबल नहीं रह गया, अल्कलाइन बनते गया, है ना। तो ये जो है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसी जगहों में हमने ओवरग्रेशन कर दिया है। अब जो माइनिंग प्रोसेसिंग से डस्ट आ रहा है वो भी क्या कर दे रहा है, हमारे सॉइल को इनफिल्ट्रेट कर दिया है। इंडस्ट्री के जो भी हमारे वेस्ट हैं वो हमने लैंड में जाके डाल दिए हैं, वाटर में जाके डाल दिए, जो कि पॉल्यूशन क्रिएट कर दिया है। अब मैंने आपको नेट सोन एरिया बताया था कि किसी भी एक लैंड में जितना भी कल्टीवेशन हो रहा है क्रॉप का एक एग्रीकल्चर ईयर में, है ना। अब क्या हो कि पुअर क्वालिटी एंड हाई कॉस्ट लैंड्स आर कल्टिवेटेड इनफ्रीक्वेंटली। अब क्या है कि हमने क्या कर दिया कि जो पुअर क्वालिटी और हाई कॉस्ट लैंड है उसको हमने इनफ्रीक्वेंटली, मतलब कोई एक प्रॉपर टाइम नहीं दिया है, हमने अपने मन चाहे उसको कल्टीवेशन किया है। जो कि करंट NSA है वो 54% है ना। और स्टेट वेरिएशन क्या है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। पंजाब हरियाणा में अगर 80% है तो हमने अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम में तो यूज़ ही नहीं किया है, जो कि सिर्फ 10% है। तो ये बहुत इनडिस्क्रिमिनेटली और इम्प्रॉपर यूजेज है लैंड का। तो क्या अब हमने तो बता दिया भाई कि
हमने तो लैंड को प्रॉपर यूज़ नहीं किया है, लैंड का डिग्रेडेशन किया है, तो उससे होगा क्या। तो अब हमने ये सब तो चीज़ें देख ली हैं। तो दिस हेल्प्स इन बेटर लैंड यूज़ प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स टू इंश्योर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। अब हमें इससे पता चल गया है कि भैया हमें एक प्रॉपर लैंड यूज़ प्लानिंग की ज़रूरत है, हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि हम उसको प्रॉपर लैंड यूज़ कर सकें और कंजर्वेशन करें, ताकि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कर सकें। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कंजर्वेशन स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उसके लिए क्या होगा, एफॉरेस्टेशन मतलब क्या है कि हमें प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़, हमें ट्रीज़ का प्लांटेशन करना होगा। शेल्टर बेल्ट्स बनाने होंगे, प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स भी वही प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ ही होते हैं, ताकि सॉइल को स्टेबलाइज़ करे, सॉइल जो है बहे नहीं। कंट्रोल ग्रेजिंग, हमने बताया था कि भैया ओवर ग्रेजिंग है तो हमें थोड़ा सा ग्रेजिंग को कंट्रोल वे में यूज़ करना पड़ेगा। हम ओवर इरिगेट ना करें, इस कारण हमें ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर का यूज़ करना पड़ेगा। स्टेबलाइजिंग सैंड ड्यून्स, अब क्या है कि सैंड ड्यून्स जो है, सैंड इधर से उधर जाती है और जो सॉइल को इनफिल्ट्रेट करती है, तो हमें सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करना है और प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट करना होगा, लैंड मैनेजमेंट करना होगा, ताकि जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो लैंड पे ना आ सके। अब हम पढ़ते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स के बारे में। हमने लैंड के बारे में देख लिया कि लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, लैंड के कैसे कैसे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, लैंड की इम्पोर्टेंस क्या है ना, और क्या क्या कंजर्वेशन स्टेप्स लेने हैं, वो हमने लैंड पे देख लिया। हम सॉइल की बात करेंगे कि सॉइल क्या है। अब सॉइल जो है एक टाइप का रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे मेनली प्लांट ग्रोथ और बहुत सारे जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो सपोर्ट करता है। बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सॉइल पे एग्जिस्ट करते हैं, और हमें तो पता है जो भी हमारे प्लांट्स वगैरह हैं वो बिना सॉइल के हमारे रहेंगे नहीं। तो अब जो सॉइल है, सॉइल जो है ऑल्सो क्या करती है, इन्फ्लुएंस कैसे कैसे वेरी करती है, एक रिलीफ है। रिलीफ फीचर मैंने आपको बताया है कि माउंटेन है, माउंटेन्स अवेलेबल हैं, आइलैंड है, प्लेट्यूज़ हैं, प्लेन्स हैं। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की सॉइल होती हैं, ठीक है। पेरेंट रॉक मतलब यहाँ पे ये आपको भी मैं बताऊँगी, जो सबसे नीचे वाला रॉक होता है उस पर डिपेंड करता है। क्लाइमेट कैसा है, किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसा है उस पर सॉइल डिपेंड करता है। वेजिटेशन हमने कैसी लगाई है उस सॉइल पे, उस पर डिपेंड करता है। और कुछ टाइम चाहिए होता है सॉइल को रिन्यू होने के लिए। नेचुरल फोर्सेस क्या है, सॉइल जिस पे डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर चेंज क्या हो रहा है, रनिंग वाटर कैसा है, विंड कैसी है, ग्लेशियर कैसा है, ये नेचुरल फोर्सेस हैं जो कि सॉइल जिस पे डिपेंड करता है। और डिकम्पोजर्स जो हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सॉइल की फॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं। इन्वॉल्व्स बोथ केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस, और नेचुरल फोर्सेस में कुछ केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस हैं वो भी आ जाते हैं। हम सॉइल का कंपोजिशन और क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो और जो है सॉइल है बेसिकली ह्यूमस, जो कि ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए हैं, कुछ पत्ती आके फिर से सॉइल में हो गए हैं, उससे मिला हुआ है। और इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि बहुत सारे मिनरल्स हैं वो हैं। तो ये मिनरल्स कह लो, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म चीज़ें कह लो, उस पर बना हुआ है। और क्लासिफिकेशन हमने कैसे किया है सॉइल का, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, टेक्सचर, उसकी एज क्या है, उसमें क्या क्या उसकी क्या क्या फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बेस में हमने उसका क्लासिफिकेशन किया। अब हम लेयर्स, अगर हम सॉइल की बात करें, हम सॉइल को इन डेप्थ पढ़ें तो लेयर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हो ये ओ हॉरिज़ॉन है, जिसमें हम
ये सबसे ऊपर वाला मैटर पार्ट होता है सॉइल का, जिसमें लूज एंड पार्टली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर होता है। फिर ये उसका जस्ट नीचे वाला पार्ट ए होराइजन कहते हैं, जहाँ पे मिनरल होते हैं ह्यूमस के साथ, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ह्यूमन मिनरल्स, और ये ह्यूमस होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, वो होता है। तो इसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। फिर उसके बाद ई होराइजन आता है, जहाँ पे मिनरल पार्टिकल होते हैं, है ना, ये टॉप सॉइल कहते हैं इसको। सब सॉइल क्या है, यहाँ पे ये बी होराइजन है, और क्ले ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अबव, मतलब जो ऊपर से नीचे आ गई है क्ले, उसको हम कहते हैं सब सॉइल। पेरेंट मटेरियल क्या है कि जो पेरेंट रॉक है उसको कहा जाता है, और बेड रॉक है जो अभी तक ये पेरेंट मटेरियल है जो कि अनवेदर्ड है। अनवेदर्ड मतलब ये सॉइल, इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स अभी तक बने नहीं हैं। तो ये पूरा सॉइल का स्ट्रक्चर होता है फ्रॉम अबव टू द बिलो बेड रॉक, है ना। अब हम क्लासिफिकेशन देखें कि इंडिया में हमारे कितने टाइप के सॉइल्स अवेलेबल हैं। तो हमारे यहाँ इंडिया में 6 टाइप के सॉइल्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले हमारा जो है फॉरेस्ट सॉइल, ये है हमारा फॉरेस्ट सॉइल। तो मैंने आपके यहाँ पे ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट किया है कि बेसिकली हिली और माउंटेनियस रीजन में होता है ना। और इसके बारे में हम फर्दर और पढ़ेंगे, ये तो जस्ट डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए। फिर ये जो है हमारा, ये मैंने बनाया नहीं है शायद तक, ये है एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल। फिर जो ब्लू कलर में है, ब्लू कलर का पार्ट है, ये लैटेराइट सॉइल है। ब्लू और ऑरेंज में है, ये है रेड एंड येलो सॉइल। ये ब्लैक सॉइल है, और ये एरिड सॉइल है। तो ये इतने टाइप ऑफ सॉइल्स हमारे इंडिया में मिले जाते हैं। इसका हम फर्दर देखेंगे कि ये क्या क्लासिफिकेशन है और कैसे क्लासिफाई करा गया है। सबसे पहले हम बात करें एल्यूवियल सॉइल की। तो एल्यूवियल सॉइल जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और वाइडली स्प्रेड होती है। ये किस रीजन में है, तो हम जस्ट अगर देखें तो ये एल्यूवियल सॉइल है, ये हमारा ये वाला पार्ट है ना, जो कि गंगा प्लेन्स में है। तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स में है, जहाँ की पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, ये सारी लोकेशन पे एल्यूवियल सॉइल पाया जाता है। ये ओरिजिन ये कैसे बनी है, ये जो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के फ्लो के कारण डिपॉजिट हो गया है, इस तरीके से एल्यूवियल सॉइल बनी हुई है। तो यही दिया हुआ फॉर्मेशन इसका कैसे है कि रिवर डिपोजिशन हुआ है सिल्ट का, क्ले का, सैंड का, ग्रेवल का। फिर कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन इसकी है, इसके अंदर क्या क्या पाया गया है, पोटाश है, फॉस्फोरिक एसिड है, पर नाइट्रोजन की कमी रहती है। इसका फिर से सब क्लासिफिकेशन हुआ है, दैट इज़ खादर, भंगार, है ना। तो खादर क्या होता है, न्यू एल्यूवियल सॉइल है, और भंगार क्या है, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे सपोज़ यहाँ से पानी गिरता गया, तो जो यहाँ पे रिसेंट डिपॉजिट्स हैं ये हो गई खादर की, और जो ये ओल्ड डिपॉजिट है ये हो गया हमारा भंगार की। तो खादर न्यू एल्यूवियल सॉइल है, ये लाइट कलर्ड की होती है, फाइन ग्रेन होते हैं, और बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। क्यों ज़्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि न्यू सॉइल होती है। ओल्ड एल्यूवियल सॉइल होती है, डार्क कलर की होती है, और कुछ कंकड़ होते हैं इसमें, है ना, जो कि कालकेरियस नोड्यूल्स होते हैं। और एल्यूवियल सॉइल को हम और तरीके से अगर क्लासीफाई करें इन द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, मतलब अगर हम देखें एल्यूवियल सॉइल को अलग अलग तरीके, जिसमें कि कंटेंट कितना है सैंड का, सिल्ट का, क्ले का, तो हम इसको फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं द्वार, चौस और तेराई में, है ना।
अब इसमें कैसे कैसे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं सॉइल में। वीट, राइस, शुगर केन, मेज़ और पल्सेस का ये 40% ऑफ इंडिया का टोटल लैंड को कवर करता है और एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये डेंसली पॉपुलेटेड है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया पे पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं एलुवियल सॉइल कुछ ऐसा दिखता है। ब्लैक सॉइल को हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं और ये आइडियल होती है कॉटन प्रोडक्शन के लिए, कॉटन एग्रीकल्चर के लिए। कुछ ऐसा ब्लैक कलर का दिखेगा आपको कॉटन सॉइल। इसका लोकेशन कहाँ है बेसिकली आप देखिए, आप वो जो एलुवियल सॉइल थे वो प्लेन्स में पाई गई थी, अब ये है प्लेट्यू में पाई जा रही है। प्लेट्यू में कहाँ, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, वेदरिंग से और वॉल्केनिक रॉक। तो क्या होता था कि रॉक्स कुछ कुछ अवेलेबल होते थे, तो जैसे हवा चलती थी, सपोज विंड चली, तो ये छोटे छोटे इसके पार्टिकल्स हुए, वो भी चलते इसके साथ गए और यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो गए, तो ऐसे ये ब्लैक सॉइल बनी। इसमें क्या क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, पोटाश, बट इसमें फॉस्फोरस नहीं होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि मॉइस्चर रिटेंटिव होता है काफ़ी ज़्यादा। इसमें ये मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है और ये ड्राई फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा डीप क्रैक्स हो जाते हैं, जो कि प्रॉपर एरेशन मतलब एयर सर्कुलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। इसमें हम कॉटन, ऑयल सीड्स, वीट्स, मिलेट्स, टोबैको, पल्सेस ग्रो करते हैं और कॉटन के लिए बेस्ट सूटेड होता है, इस कारण इसको ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। रेड एंड येलो सॉइल क्या है, ये आयरन रिच सॉइल है। ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सारे एरिया में होता है। ये वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में, तो मतलब वही है कि ये अलग टाइप के इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक है, इनका वेदरिंग हुआ तो ये बन गया रेड और येलो सॉइल। ये इसमें आयरन ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस नहीं होता है। ये रेड होता है ड्राई एरियाज़ में और येलो होता है मॉइस्ट एरिया में। इसकी फर्टिलिटी इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम फर्टिलाइज़र की यूज़ करें। मिलेट्स, पल्सेस, ग्राउंडनट, कॉटन, वीट, इसको इधर हम ग्रो करते हैं और मेनली ये हिली और प्लेट्यू रीजन में होता है। लैटेराइट सॉइल हाई लीच्ड सॉइल होता है ऑफ हाई रेनफॉल एरियाज़। तो ये बहुत ज़्यादा हाईली रेनफॉल एरिया में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उधर पाया जाता है, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स में केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड आसाम, उड़ीसा, मेघालय। ये इंटेंस लीचिंग के द्वारा होता है। लीचिंग का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द टॉप प्रोफाइल वॉशेज ऑफ ड्यू टू द हैवी रेनफॉल। तो क्या होता है कि जो सॉइल होता है उसका टॉप जो सरफेस होती है उसमें बहुत ज़्यादा पानी गिरने के कारण वो वॉश ऑफ हो जाता है, वो निकल जाता है, तो उसके कारण लैटेराइट सॉइल बन जाती है। ये आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड में इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, पर नाइट्रोजन, पोटेशियम और ह्यूमस नहीं होता है। ये ब्रिक लाइक का स्ट्रक्चर है अगर ड्राई होता है और फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक मटेरियल की ज़रूरत होती है इसमें। क्रॉप कैसे कैसे हम ग्रो कर सकते हैं इसमें, टी, कॉफ़ी, कैश्यू, रबर, स्पाइसेस और ब्रिक मेकिंग के लिए आइडियल होता है। एरिड सॉइल है, मोस्टली डेजर्ट एरिया में होता है और ड्राई और इनफर्टाइल होते हैं। राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न हरियाणा वाली जगह में पाया जाता है। ये मैकेनिकल वेदरिंग, लैंड मासेस डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रैनुअल्स ड्राई कंडीशन में उसके कारण होता है। इसमें सैंड कंटेंट और सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ह्यूमस और मॉइस्चर नहीं होता है। इवेपोरेशन रेट इसका काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण वाटर स्कार्सिटी होता है। पर फर्टाइल हम इसको बना सकते हैं अगर इसका हम प्रॉपर इरिगेशन करें। क्रॉप्स क्या क्या इसमें हम ग्रोथ करते हैं, बाजरा, पल्सेस, बार्ले और ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स। इसको पेस्टोरल फार्मिंग के लिए ड्राई एरियाज़ में यूज़ करते हैं। लास्ट है हमारा फॉरेस्ट या फिर माउंटेनियस सॉइल। ये थिक
थिन होती है और फर्टाइल होती है हिली रीजन में। मैंने आपको बताया था कि जो फॉरेस्ट है वो हिमालयन स्टेट्स, हिमालयन जो है जगह उधर पाई जाती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स के द्वारा फॉर्म किया जाता है। इसमें ह्यूमस कंटेनर और ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ये वेरीज फ्रॉम सैंडी एंड स्टोन टू फर्टाइल एंड लोमी, मतलब ये हायर ऑल्टीट्यूड्स में ये सैंडी और स्टोनी होते हैं, पर ये लोअर स्लोप्स में ये फर्टाइल होते हैं, लोमी होते हैं। फर्टिलिटी डिपेंड्स ऑन द अल्टीट्यूड एंड क्लाइमेट। तो जो फर्टिलिटी है वो कितनी ऑल्टीट्यूड है, कितनी हाइट है, और क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। ये टेम्परेट और अल्पाइन फॉरेस्ट में पाई जाती है। इसमें टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, फ्रूट्स हम लगा सकते हैं। हॉर्टिकल्चर और प्लांटेशन फार्मिंग के लिए बेस्ट होता है। अब हमने तो देख लिया कि सॉइल के टाइप्स कैसे होते हैं। अब सॉइल के टाइप्स हैं तो इंसानों ने कुछ ना कुछ करके गड़बड़ी भी करी होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, दिक्कत क्या होती है, सॉइल इरोजन हो जाता है। तो denudation of the soil cover and subsequent washing away of soil occurs when soil formation and erosion are imbalanced। तो सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है कि जो सॉइल कवर है, जो ऊपर की टॉप लेयर है, वो ब्रेक हो जाए और वॉश ऑफ हो जाए, मतलब वो निकल जाए उसके अपर पार्ट से, तो सॉइल इरोजन होता है। ये कब होता है? बेसिकली जब सॉइल फॉर्मेशन होना हो, नई सॉइल बनना होता है, तब होता है। और इरोजन, सॉइल फॉर्मेशन और इरोजन जब इम्बैलेंस हो तब होता है। अब ये क्या हो गया, अब ये कैसे होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज़, मैंने आपको बताया कि हर जगह अगर रिसोर्सेज हैं तो ह्यूमन्स का इंटरवेंशन है, और फिर उन्होंने कुछ ना कुछ डिटोरिएट किया है। तो डिफॉरेस्टेशन कर दिया, ओवरग्रेजिंग कर दी, कंस्ट्रक्शन कर दी, माइनिंग कर दी, उसके कारण सॉइल इरोजन होने लग गया। कुछ नेचुरल फोर्सेस हैं जैसे कि रनिंग वाटर है, विंड्स हैं, ग्लेशियर हैं, उसके कारण भी सॉइल इरोजन हो जाता है। अब टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, अब इरोजन्स के भी टाइप्स होते हैं, तो क्या क्या है? सबसे पहले गली इरोजन। गली इरोजन का मतलब क्या होता है कि जो वाटर होते हैं वो डीप चैनल्स बना देते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे गली इरोजन है, ये डीप चैनल्स बन गए हैं इधर। सेम यहाँ पे इसका अगर एग्जांपल दे, रेवाइंस इन चंबल बेसिन, ये तो रेवाइंस है ना चंबल बेसिन में, तो ये आप देख सकते हैं ये अलग अलग ये ऐसे कट्स बन गए हैं। तो ये क्या हो गया होगा, ये किस बहुत पहले कुछ रनिंग वाटर्स होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ से चलता हुआ पानी होगा, तो उधर यहाँ पे इन्होंने इरोजन कर दिया। शीट और इरोजन का मतलब क्या? वाटर फ्लोज एज अ शीट वॉशिंग अवे द टॉप सॉइल। शीट इरोजन आप ये देख सकते हैं कि जो टॉप सॉइल पे ऐसे वाटर चला और उसने पूरा टॉप लेयर हटा दिया। विंड इरोजन क्या है? लूज सॉइल ब्लोन ऑफ फ्लैट एंड स्लोपिंग लैंड। विंड इरोजन कुछ इस तरीके से है कि इसमें जो फ्लैट और स्लोपिंग लैंड है वो हट गया। इम्पैक्ट ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अब पहला था कि अब इंसानों के द्वारा जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हो रही है उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है सॉइल पर। तो हमने इम्प्रॉपर प्लॉगिंग कर दिया है ना, अप एंड डाउन स्लोप्स में, जो कि चैनल क्रिएट कर दिया वाटर फ्लो के लिए। मतलब हमने देखो यहाँ पे ऊपर नीचे कर दिया, जो कि यहाँ पे पानी बह रहा है। कंटूर प्लॉगिंग, कुछ ऐसे ऐसे करके ये कंटूर्स बना दिया प्लॉगिंग के, उसके कारण क्या होता है, जो पानी का बहना होता है वो रुक जाता है, उसके कारण सॉइल इरोजन होता है। अब सॉइल इरोजन हो गया तो उसका कंजर्वेशन करने के लिए भी कुछ ना कुछ स्टेप्स चाहिए होंगे ताकि वो बचा रहे। तो सबसे पहले है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग ये आप देख सकते हैं कि क्रिएटिंग स्टेप्स ऑन द स्लोप्स ऑफ टू रिस्ट्रिक्ट सॉइल इरोजन। तो जो ऐसे हिल हैं उसमें हमने स्टेप्स ऐसे ऐसे बना दिए ताकि उसमें इरोजन ना हो सके। ये मोस्टली वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज़ में होता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है, हम फील्ड को डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास टू ब्रेक विंड फोर्सेस। ये स्ट्रिप क्रॉपिंग होता है, हमने स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया ये स्ट्रिप्स में। फिर शेल्टर बेल्ट्स, प्लांटिंग रो ऑफ ट्रीज टू स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स एंड प्रिवेंट विंड इरोजन। हमने यहाँ पे ऐसे
ये हमने यहाँ पे ट्रीज़ की बेल्ट लगा दिए ताकि सैंड ड्यून और विंड इरोजन ना हो। अब ये चैप्टर ख़त्म होता है, पार्ट 2 ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। थैंक यू. Like and subscribe to the channel.